अभी के लिए भारत में सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था कोकरोच जनता पार्टी का, उसका क्या होगा? क्योंकि उसके जो सबसे बड़े कल्ट फिगर या सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक, उनको कल दिल्ली पुलिस चादरों में पर्दों में लपेट कर अस्पताल में ले गई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी पत्नी भी अस्पताल में लड़ती हुई दिखाई दी। अस्पताल में उनकी पत्नी के जो विजुअल्स आए, जो वीडियोज आए, वो लगातार ये कह रही थी कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनको ड्रिप वगैरह ना लगाई जाए। वो अस्पताल से अपने पति की छुट्टी भी चाहती थी। सोनम वांगचुक भी लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल पर थे, तो वो भी अभी भी जो खबरें आ रही थी अस्पताल से, वो यही आ रही थी कि वो फास्ट को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। लेकिन खैर, अलग-अलग हेडलाइंस हैं। जो मेडिकल बुलेटिन है अस्पताल का, वो कह रहा है कि उनके शरीर में पोटेशियम की कमी है। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए उनको उठाया। उसके अलावा विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। योगेंद्र यादव को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो सरकार है, मौके की हुकूमत है, वो चादरों और पर्दों में इस देश के वो अपने कुकर्मों के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकती, चादरों और पर्दों से। खैर, हमारे साथ इस चीज के ऊपर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर सरोज गिरी हैं। वो खुद भी कई बार जंतर मंतर पर जाके आए हैं, इस प्रोटेस्ट को देख कर आए हैं, और एक अलग जो उनके पास नजरिया है इस प्रोटेस्ट को देखने को। इस प्रोटेस्ट को लेकर लोग बटे हुए हैं, बटी हुई राय है। कोई इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बता रहा है, कोई आरएसएस का अन्ना आंदोलन 2.0 बता रहा है, तो कोई इसको अमेरिका फंडेड बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो इस सारे के बीच में सरोजगिरी हमें बताएंगे कि इस आंदोलन को हम कैसे और देख सकते हैं। सरोज, कल आपने देखा कि कैसे जो 21वें दिन जब भूख हड़ताल एंटर कर रही थी सोनम वांगचुक की, तो उनको उठा के जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो लेके गई। उसके बाद आपको क्या लगता है कि उस घटनाक्रम को कैसे देखें? एक तो उनको जिस हिसाब से लेके जाया गया, और उस घटना के बाद आंदोलन आज किस स्थिति में है, ये थोड़ा बताइए आप। देखिए, अभी क्या होता है, सुबह का 11:15 हो रहा है अभी सुबह का। आज 19 जुलाई है, रविवार है। मैं कुछ देर पहले तक मैं वहाँ पे था जंतर मंतर में। सुबह 7 से लगभग 9 बजे तक 2 घंटा मैं था वहाँ पे। तो वहीं से बल्कि आ रहा हूँ अभी। मुझे लगता है कि हौसला तो बना हुआ है वहाँ, और बल्कि वांगचुक को हटाने के बाद एक इंटरेस्टिंग जो चीज़, जो अंदर का चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे तरह-तरह के घटक वहाँ बैठे हुए हैं। एक तो कॉकरोच जनता पार्टी है, लेड बाय दीपके वगैरह। तो बाकी जो घटक हैं, वो जो उनका जो अपना जो ताना-बाना है, उनका जो अपना जो अंतर संबंध है, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। चूँकि जो एक शीर्षस्थ जो एक बैठे थे, एक शीर्षस्थ जो एक नेता तो नहीं, एक जो बड़े जो बैठे हुए थे वांगचुक, वो हटने के बाद वहाँ बहुत कुछ अंदर में बदला हुआ है। तो वो भी एक एक हिसाब से मुझे लगता है कि और एक सामंजस्यता या इवन एक कटुता, लेकिन उसके थ्रू एक तरीके का समझदारी ये गुटों में बन रहा है। वो एक अंदर से उस पूरा मूवमेंट को एक सुदृढ़ करने का एक संभावना उसमें दिख रहा है। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि सोनम वांगचुक का साथ जो मुझे जो सबसे जब जहाँ मुझे थोड़ा टच किया, वो उनके बीबी का जो दृश्य देखा हमने, कि वो हॉस्पिटल में गई है और हॉस्पिटल में डॉक्टर बीबी को अपना पति का एक्सेस नहीं दे रहा है। इनफैक्ट उनका जो सोनम वांगचुक का जो प्रेस्क्रिप्शन है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी एक्सेस बीबी को नहीं दे रहा है, और वहाँ हॉस्पिटल में उस फ्लोर में किसी को भी घुसने नहीं दे रहा है। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली, मतलब मैं यूजुअली ये सब वर्ड फैसिस्ट वगैरह यूज नहीं करता हूँ, फांसीवादी ये वो, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना सरकार, ये बिल्कुल ही एकदम ही मतलब बियॉन्ड ऑल लिमिट्स है ये। और मुझे तो लगता है कि ये क्या दिखाता है कि सरकार कितना डरा हुआ है, कि मतलब इतना उनको सिर्फ वहां से हटाना नहीं था सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से, और भूख हड़ताल खत्म नहीं करना है, बल्कि किसी को भी सोनम वांगचुक के साथ एक्सेस नहीं दे रही है। तो मतलब सरकार अंदर से घबराया हुआ है, और वो जो जिस ढंग से वो चद्दर से ढक के जो निकाला उनको, है ना, कि भाई एक भी फुटेज ना मिले,
वायरल हो जाएगा, उनको इतना डर है। तो सरकार बिल्कुल घबराया हुआ है। जिस ढंग से मोदी सरकार किसान आंदोलन के साथ डरा हुआ है, उस लेवल का तो नहीं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि ये शायद एक बड़ा एक नया फोर्स, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए ना बीजेपी सरकार के पास बहुत सारा ऐसा गाली गलौज है कि ये जॉर्ज सोरोस का फंडेड है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है एंड वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो नया एक वेव आया है, इसको बदनाम हम्म। करना इनको आसान नहीं है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें संभावना काफी है हम्म। इस आंदोलन में। लेकिन इसमें बहुत सारा फिर सूक्ष्म चीजें हैं, बाद उसमें देखना पड़ेगा, और उसमें गहराई से थोड़ा भी, गहराई भी नहीं, थोड़ा भी कुरे देंगे तो बहुत कुछ फिर इसमें है बात करने के लिए, मुझे तो ये लगता है। लेकिन मेरा हम्म। फर्स्ट इंप्रेशन आज जो दिखा, जो मुझे हौसला बहुत है, और लोग बाहर से काफी आ रहे हैं। हम्म। लेकिन जो बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे एक लड़का मुझे दिखा, वो वहां पे पता चल रहा था, वो ट्रेन से अभी उतर के आया, तो वो आते ही वो अपना वो वीडियो, लाइव वीडियो ऑन किया फोन में। और वो लाइव ऑन करके वो घुस रहा है, एंट्री मार रहा है हम्म। वहां पे। तो वो करके फिर वो जब वापस आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनको पूछा कि आप कहाँ से आए, तो भागलपुर से आया, दो लड़के। तो ये हम्म। जो फिर हमको छत्तीसगढ़ से मिले, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो खुद अपने पैसे से आए हैं। एक आदमी मिला उत्तराखंड, जो ऋषिकेश के, वहाँ जो अभी आंदोलन चल रहा है, पेड़ वगैरह हम्म। काट रहे हैं सरकार वहां पे, ऋषिकेश जी। के लोग आए। तो ऐसे तरह तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एक दो करके आ रहे हैं, ऐसा हम्म। बहुत बड़ा जत्था नहीं है। हम्म। एक यही दो यही करके। मैं आपसे यही मैं सरोज आपसे पूछना चाह रहा था। आपने प्रोफेसर अनंत तेलतुंबड़े का आर्टिकल देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि व्हाई दिस प्रोटेस्ट फेल टू बी द मास प्रोटेस्ट, मतलब लोगों का, यूथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लोग यही बात कर रहे हैं कि जो जिस हिसाब से अब अभिजीत दीपक को लग रहा था, जैसे ही वो अमेरिका से भारत में लैंड करेगा तो उसके पीछे भारत का जेनजीज पागल हो जाएगा, हजारों युवा उसके पीछे चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। वहां पर भीड़ कम रही। हाँ, ये जो सस्टेन भी कर पाया, जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन इतने दिन, ये माना जाता है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की वजह से इस आंदोलन का एक स्टेटस बना रहा। अगर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ना होती, उनका आमरण अनशन ना होता, तो जो कोकरोच जनता पार्टी का पूरा मामला था, या फिर जो एक हाइप थी इस प्रोटेस्ट की, वो बैठ चुकी होती अभी। सोनम वांगचुक की वजह से प्रोटेस्ट सर्वाइव किया। तो जो अनंत तेलतुंबड़े कह रहे हैं, उस बात से आप कितना सहमत हैं, या फिर उनके अलावा आप कोई दूसरा तर्क रखना चाहेंगे? नहीं, आनंद तेलतुम्बड़े जो बोल रहे हैं, वो यूथ का पार्टिसिपेशन कम है। हाँ। बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो लैंग्वेज मैं कतई यूज करना नहीं चाहूंगा। ये जो हम्म। शब्द है ना, यूथ, हाँ। जनता, ये भी हाँ। कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो हाँ। जनता जो शब्द है, यूथ जो शब्द है ना, ये बहुत ही नेबुलस, बहुत ही एमोर्फस, बहुत ही खुला शब्द है ये सब। यूथ तो हम्म। सभी है, अंबानी का बेटा भी यूथ है ना। हम्म। और वो जो यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये भी यूथ है। तो ये जो हम्म। इस टाइप का शब्द का जो खेला जो डेमोक्रेसी में चलता है, या जनता भी हम्म। वही है, जनता जनार्दन बोल देते हैं, सभी हम्म। जनता है, तो जनता में तो कौन नहीं, सब लोग वोट डाल रहे हैं, किसका वोट का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है कि अंबानी अदानी का वोट का अधिकार नहीं है, वो भी जनता हम्म। में आ रहे हैं। तो इस टाइप का शब्द का साथ खेलने का जो एक तरीके का स्ट्रक्चरल एक बाध्यता जैसा, कि वो बार बार ये सब शब्द जो प्रयोग होता है, हालांकि हमारे संविधान का प्रियम्बल में भी है, वी द पीपल करके, हम भारत के हम्म। लोग। तो हम्म। ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी में, बुर्जुआ जो प्रजातंत्र होता है, इसमें हमेशा ये एक शब्द इस्तेमाल होता है, ऐसा जनरल शब्द जो हम्म। सबको समा लेता है, लेकिन स्पेसिफिक में किसी एक का बात नहीं करेगा। जैसे, इसलिए जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त सवाल सही उठा रहे हैं कि भाई ठीक है, ये आपका इतना बड़ा आंदोलन है, ये अभी जो चल रहा है जंतर मंतर में कॉकरोच वाला, लेकिन यहाँ पे हम्म। दलित कहाँ है? इस टाइप हम्म। का जो सवाल है ना। या मुस्लिम माइनॉरिटी कहाँ है, या हम्म। मजदूर कहाँ है, या खेतिहर किसान कहाँ है? मतलब, हालांकि ये इस टाइप का क्वेश्चन उठाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको फिर मैं पूरा समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाकी भी चीजें हैं। क्योंकि इवन आप देखेंगे, जो एकदम जो सर्वहारा वर्ग का जो क्रांति जो होता है ना, सर्वहारा वर्ग का जो कम्युनिस्ट क्रांति,
उसमें भी एक लेवल पे आप देखिएगा ऐसा यूनिवर्सल अपील करने वाला वर्ड तो यूज करता है। लेनिन ने भी जब बोल्शेविक क्रांति किया था 1917 हम्म, में रूस में, तो उनका नारा क्या था? लैंड, ब्रेड, पीस। हम्म, जमीन का अधिकार, लैंड, ब्रेड, रोटी और पीस। अब ये तीनों अगर देखेंगे तो स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी कम्युनिस्टिक नहीं है इसमें, उस ढंग से कम्युनिस्ट नहीं है ये तीनों। लैंड का बात तो कोई भी कर सकता है, बल्कि लैंड टू द टिलर ये जो स्लोगन है, ये तो पेटी बुर्जुआ माना जाता है ना, हम्म, कि हम तो कलेक्टिवाइजेशन में भी विश्वास रखते हैं। और ब्रेड, रोटी कपड़ा और मकान तो हर कोई बोलता है। और फिर हम्म, पीस, पीस तो बल्कि एकदम ही रिएक्शनरी बुर्जुआ भी हो सकता है। तो क्यों स्लोगन दिया ये? जबकि उसमें पूरा ये था कि भाई मजदूर वर्ग का लीडरशिप में पूरा वो आंदोलन हो रहा था, वहां क्रांति हो रहा हम्म, था। तो यानी कि वो वाला जो डायमेंशन है, वो जो साझा वाला जो पक्ष है, साझा करने वाला यूथ, जनता, जनता जनार्दन, या इवन स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक बहुत ही ओपन कैटेगरी है, इसमें सभी आएंगे, सभी वर्ग से आएंगे, सभी कास्ट हम्म, से आएंगे। तो ये तो तबका रहता है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है उसमें कि अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा तबका जो एकदम नीचे में सबसे दबे हुए तबका के लीडरशिप में अगर पूरा ये कारवां नहीं अगर चल रहा है, हम्म, लेनिन वाला में वो चल रहा था। देखिए, लेनिन वाला में रूस में जो क्रांति हुआ, या जो चीन में क्रांति हुआ, या इवन नक्सलवाड़ी का आंदोलन आप ले लीजिए, उसमें सबसे हम्म, नीचे जो लैंडलेस लेबरर का रोल था, तो हम्म, लैंडलेस लेबरर का लीडरशिप में पूरा कारवां फिर बाद में जाके जैसे 60s में जो हुआ, जो नक्सलवाड़ी से जो आंदोलन निकला, उसमें बड़े बड़े घरों का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज का बेस्ट टॉपर सब भी थे, ब्राह्मण परिवारों से, बड़े प्रिविलेज परिवार से थे। लेकिन लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज इन हैंड शब्द, जो सबसे दबे हुए जो तबका है, दलित हुए, जो नीचे के जो तबके हुए, जो मजदूर वर्ग हुए, आज के तारीख में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हुआ, गिग वर्कर्स। इसलिए मैं आज पूछ रहा था ना, ये जब हम आ रहे थे वहां से, मनदीप भाई उधर से जब आ रहे हम्म, थे ना, तो हम बात कर हम्म, रहे थे दोस्त के साथ कि दिल्ली के अंदर में इतने सारे जैसे सफाई कर्मचारी है फॉर एग्जांपल। हम्म, दिल्ली में जितने सफाई कर्मचारी है लाखों की संख्या में होंगे, उसका अगर हम्म, 2% भी आ जाए ना जंतर हम्म, मंतर में, हम्म, वो पूरा जो जंतर मंतर का जो जमावड़ा है उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। आम आदमी हम्म, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है दीपके वगैरह, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो जो मैंने सुना था, ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चालक है दिल्ली के अंदर में, हम्म, उसमें अच्छा यूनियन है। तो ऑटो चालक दिल्ली में कम से कम 5 लाख होंगे, हम्म, उसका 2-3% भी आ जाए, या कल 20 तारीख को जो पार्लियामेंट में मार्च है, कल हम्म, सफाई कर्मचारी, ऑटो वर्कर, इतना भी दो तबके आ जाए कल, हम्म। तो देखिए पूरा रैली का मूवमेंट का कैरेक्टर बदल जाएगा। और उसके आपको जगह में सिर्फ, हाँ मैं वो कह रहा हूं, तो यानी कि लीडरशिप किसके हाथ में? तो यानी कि यूथ वाला लेवल तो सही है, जो तेलतुम्बड़े साहब जो बोल रहे हैं, वो हम्म, जो उनका जो यूथ जो प्रयोग किया ना उन्होंने, मुझे लगा उन जैसे व्यक्ति से मुझे और थोड़ा ज्यादा उम्मीद था कि ये जो उस यूथ वाला कैटेगरी को अनपैक करना, जनता वाला कैटेगरी को अनपैक करना, ये भी शायद बनता है। तभी हम इस आंदोलन का एक्चुअल जो क्या है, इसका जो किधर जा सकता है, नहीं जा सकता है, अभी तक क्या हुआ है, उसको ठीक से समझ सकते हैं। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि आप जैसे जो आप तो बोला, आप तो बोलते हैं कि हम तो लेनिन के अनुयायी हैं। लेनिन को मानने वाले लोग इस मिडिल क्लास, सो कॉल्ड मिडिल क्लास के आंदोलन में क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये तो लोग कह रहे हैं कि ये तो अन्ना आंदोलन 2.0 है। जैसे अन्ना ने 2011 में बेवकूफ बनाए, ये लोग भी ठीक 15 साल बाद 2026 में बेवकूफ बना के निकल जाएगा। लोग तो 1977 का जो आंदोलन था, जेपी मूवमेंट, वहां तक पहुंच जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक लेनिन के पॉलिटिक्स करने वाला आदमी वो मिडिल क्लास के आंदोलन में घूम रहा है? हाँ, ये नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि चूंकि हम्म, देखिए, मतलब एक तो है कि आप मुझे प्रहार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। एक तो मैं क्यों जा रहा हूँ, वैसे नहीं जाना भी बनता है। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, या उसको प्रोत्साहन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाना भी एक तरीके का एक मैसेजिंग होता है, एक सिग्नलिंग होता हम्म, है। तो हो सकता है कि मैं गलत सिग्नलिंग दे रहा हूँ,
ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये भी है कि जैसे लेनिन का ही उदाहरण लीजिए। हम लोग जो नेपाल में जेनजी हुआ उसका भी आप उदाहरण में आ सकते हैं, लेकिन अगर लेनिन का भी आप उदाहरण देंगे तो एक तो जैसे मैंने बोला लैंड, पीस, ब्रेड, तो एक लेवल पे उस टाइप का एक जो साझा एक कॉल जो सभी को टच करता है, जो वर्गीकरण जो है या भारत के परिप्रेक्ष्य में जो 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 जाति व्यवस्था है उसके इतर जाके भी, जैसे जब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबके लिए बात कर रहे हैं ना वो। जब अंबेडकर कभी कभी बीच बीच में दलित होमलैंड का बात किया है, तो दलित होमलैंड का बात उन्होंने भी छोड़ा। या सोचिए जो ब्लैक पावर मूवमेंट जो यूएस में है उसमें मैल्कम एक्स वगैरह या ब्लैक पैंथर का भी बहुत बड़ा हिस्सा, जो बहुत ही रेडिकल हिस्सा था, उसने भी बोला कि भाई नहीं, हमें सिविल राइट्स नहीं चाहिए, हमें अधिकार नहीं चाहिए कि भाई जो हमारे ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो हटाओ। बोला कि नहीं, क्यों हटेगा, बल्कि हमें तो ब्लैक नेशन दो, कि हमें तो ऑटोनॉमी दो, हमको तो अमेरिका से ही सिसिट करना है। तो हमारा जो घेटो है, घेटो में घेटो को बढ़िया बना दो, घेटो के अंदर में यानी कि झुग्गी झोपड़ी जो इसको बोलते हैं हम लोग, जो ब्लैक्स रहते हैं वो अमेरिका में, वो घेटो झुग्गी झोपड़ी में को उसको रेगुलराइज कर दो। वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, वहाँ जमीन का अधिकार दे दो, वहाँ घर का अधिकार दे दो, वहाँ पानी का सप्लाई दे दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दो। वो नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो घेटो है, दिस इज द बेसिस फॉर अ न्यू ब्लैक नेशन। समझ रहे हैं ना? तो ये वाला चीज तो है, और इसको हम मान के चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि फिर भी जब सिविल राइट्स मूवमेंट जब आ रहा है, या इस टाइप का जो एक बुर्जुआ प्रजातंत्र में जो इस टाइप का जो आंदोलन होता है, उसमें फिर लेकिन बाकी लोग जाके जुड़ जाते हैं। जैसे लेनिन से पहले भी तो मेंशेविक्स लोग वहां पे रसिया में एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए ये कर रहे थे, जार को हटा के। उसी आंदोलन में वो शामिल होके उसको फिर रेडिकलाइज किया अंदर से। तो वो वाला संभावना क्या इस आंदोलन में है कि नहीं, ये सवाल, ये भी एक सवाल है। ये सवाल ये है, एक सवाल, हाँ। ये एक सवाल है। और आप देखिए, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन निकला, जेपी मूवमेंट वगैरह, वो भी बहुत ही मिडिल क्लास था। यानी कि चिमनभाई पटेल सरकार को हटाने के लिए जो इन्होंने नवनिर्माण जो आंदोलन किया गुजरात में, उसमें भी ऐसा थाली बजाने वाला, ये जो मोदी अभी इधर आके थाली बजाने वाला करवाया था कोरोना के टाइम में, वो तो आपका उस टाइप के आंदोलन से निकल रहा है। यानी कि वो थाली बजाना जो है ना, इन्होंने भी थाली बजाया बाय द वे। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी थाली बजवाया जब फर्स्ट दिन या सेकंड राउंड में इन्होंने बोला था थाली लेके आना सब, ऐसा करके। हाँ, वो था उस दिन में। थाली ना इज मतलब आप बताइए थाली एक ऐसा ढूंढ के निकाला इन्होंने नहीं, ये वाला दिपके वाला नहीं बात कर रहा हूँ, ये तब से इमरजेंसी के आंदोलन हुआ, इमरजेंसी के खिलाफ, शायद उससे पहले भी, कि ऐसा एक मिडिल क्लास सिंबल। और ये गांधी इसका बहुत बड़ा हीरो थे बाय द वे। गांधी भी जब भूख हड़ताल में बैठते थे, कहा जाता है ना कि महिलाएं बहुत सा पूरा देश में गांधी के नाम पे भूख हड़ताल में बैठ जाते थे। एक दिन का तो कोई भी कर सकता है, ये भी एक उपवास करती थी। ये भी देखिए एक इस टाइप का है कि कटिंग अक्रॉस क्लास कास्ट को मतलब थोड़ा सा दरकिनार करके एक ऐसा जनरल, एक साझा, एक रजिस्टर फेंकना। ये जो तिगड़मबाज है, ये बुर्जुआ पॉलिटिक्स का, ये बहुत पहले से, जब से लिबरलिज्म इंग्लैंड में 1650 से सब शुरू हुआ, हॉब्स लॉक के टाइम से। लॉक के टाइम से, ये तब से ये तिगड़मबाज है, इसका बड़ा पुराना इतिहास है। माकियावेली ने जो पॉलिटिक्स का सिद्धांत दिया उसमें भी यही था कि इस टाइप का करो कि ऐसा लगे प्रजा को कि ये राजा सबका है। है ना, पूंजीपति का भी है, मजदूर का भी है, ब्राह्मण का भी है, और नीचे का तबका भी। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, देखिए ये जो कांसीराम है ना, कांसीराम को अगर स्टडी करेंगे तो कांसीराम भी इसी चीज को इंटरनलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि भाई दलित शब्द प्रयोग मत करो, बहुजन शब्द प्रयोग करो। और आगे जाके जो मायावती जो ब्राह्मण दलित अलायंस करती है, ये तो हमें पता है ना। मायावती, सतीश मिश्रा, एग्जैक्टली, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली,
ये जो हाँ, अलायंस है ये भी जनता का कॉन्सेप्ट से आ रहा है। हाँ, सब जनता है, ब्राह्मण भी जनता है, दलित भी जनता, यानी कि मतलब दलित पार्टी भी अगर ये कर सकता है तो हम्म, बताइए मिडिल क्लास इस ढंग का सेंटिमेंट कितना ठूस ठूस के भारतीय राजनीति में, भारतीय बुर्जुआ राजनीति में, उसमें ब्राह्मण हो दलित हो सब उसमें शामिल हुए हैं। और कांशीराम को आज हम दलित का मसीहा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि भाई मतलब ये तो नामुमकिन है ना कि आप दलित और ब्राह्मण को कैसे एक जगह करते हैं, लेकिन दलित पार्टी ने ये खुद किया। यानी कि जब हम देखते हैं इस टाइप का एक देश में हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेडिकल वर्किंग क्लास भी जो बुर्जुआ हेजेमनी, ऊपर का कॉर्पोरेट हेजेमनी, उसमें तुरंत चला जाता है ना। तो उसमें ऐसा लगता है कि चलो अब हम इस टाइप का आंदोलन में जाके ये एक एक बुरा हाल समझ लीजिए कम्युनिस्टों का इस देश में। हालांकि 1938 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था तब से ही कम्युनिस्टों ने तो बहुत सारा अपना जो क्रांतिकारी जो मूल्यों को त्याग के वहाँ कांग्रेस के साथ समा गए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1938 में। तो वो भी आज चल रहा है, मतलब नक्सल वाला घटक को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी सबका यही है कि इस टाइप का जो मिडिल क्लास जो पॉलिटिक्स होता है उसमें जाके कैसे कैसे शामिल होके हम कैसे अपना पॉलिटिक्स करें या अपना पॉलिटिक्स छोड़ के भी कैसे पावर में आए, बस यही है मेन चीज। मुझे याद आ रहा है सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी ने 2011, 12, 13 में जब इसी टाइप का आंदोलन हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिससे आम हाँ, आदमी पार्टी केजरीवाल वगैरह निकला, उस टाइम सीताराम येचुरी सीपीएम के लीडर, टॉप मोस्ट लीडर, जेएनयू के प्रोडक्ट है, उनका ये था कि वी शुड हैव अ थर्ड अलायंस। और थर्ड अलायंस में उन्होंने कहा था नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी थर्ड अलायंस। और उन्होंने ये सोचा था उन्होंने कि आम आदमी पार्टी जिस ढंग से अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस, झुग्गी झोपड़ी वाले, ऑटो ऑटो ड्राइवर वाले, इन सबको जो एक जगह में एक क्रॉस क्लास अलायंस किया था, उन्होंने उसका बहुत सराहना किया, बोला कि हम कम्युनिस्ट भी तो यही करना चाह रहे हैं कब से। हालांकि उनका कम्युनिज्म से मैं सहमत नहीं हूं, वो कम्युनिज्म नहीं है। तो वो फाइनली क्या होता है कि जो नीचे के तबके के लोगों को बुर्जुआ अधिनायकत्व जो वर्चस्व है उसमें जाके उनको वहां पे ओम स्वाहा करने वाला ये पॉलिटिक्स चला है हमेशा से। और 1974 में भी जो मैं आपको बता रहा था, ये जेपी वाला मूवमेंट में भी इतना तगड़ा वर्कर्स मूवमेंट था, रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक 1974 का, आपको पता है, जिससे जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह निकल के आए। बिल्कुल, हाँ, इतना बड़ा रेडिकल वर्किंग क्लास मूवमेंट इस देश में, उस टाइम टेक्सटाइल मिल वर्कर्स बॉम्बे में वो भी आंदोलित है। लेकिन वो मूवमेंट को कैसे कुचला, और वो उस मूवमेंट को कुचलने में सिर्फ इंदिरा गांधी का हाथ नहीं है, बल्कि ये जो जेपी मूवमेंट जो इंदिरा गांधी का विरोध करते हुए प्रजातंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, जो लोग बोल रहे थे, वो लोग नहीं चाह रहे थे कि एक वर्किंग क्लास मूवमेंट इस देश में हो। तो उन्होंने वहां पे अब उस ढंग से कॉन्स्पिरेसी करके लाया नहीं लाया दैट आई डोंट नो, लेकिन वहां पे फिर युवा और छात्रों को लाया जाता है, फिर वर्किंग क्लास वाला मूवमेंट पीछे हट जाता है। अब ये जैसे डायनेमिक्स है 1974-75 में। फिर उससे जाके फिर आपका जनता पार्टी मोरारजी देसाई का सरकार बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा विक्ट्री माना जाता है। और आज तक पीयूडीआर, पीयूसीएल, ये जो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट कहा जाता है कि ये पूरा सिविल लिबर्टीज मूवमेंट भी उसी आंदोलन से निकला जो इमरजेंसी के खिलाफ था। लेकिन इमरजेंसी का खिलाफ जो आंदोलन था उसका तो कैरेक्टर ये था, मैं इमरजेंसी को के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में एक पैटर्न बन चुका है मनदीप भाई इस इंडियन पॉलिटिक्स में कि 1974-75 में हमने देखा इस टाइप का एक मिडिल क्लास आंदोलन आ जाता है और जितने भी रेडिकल फोर्सेस सब ये हो जाता है, उसको निस्तानाबूद किया जाता है, उसमें समाहित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो फोर्सेस है उसमें सीपीएम पार्टी का भी कुछ लोग थे, वो इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने भी उस तरफ जाना चाहा, ये भी अब जो मिडिल क्लास जो अब बुर्जुआ हेजेमनी को इन्होंने भी स्वीकारा क्योंकि इनको भी पावर में आना था। और वही फिर घटित हो रहा है आपको 2011, 12, 13 में, जिसके बाद मोदी आ रहे हैं और वही प्रणाली आज भी हमें दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस बार का जो चल रहा है ये
इसमें मुझे लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल वो है। तो हमें मुझे भी अपना आईना, अपना अब ये चेहरा आईने में देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा। हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं, जैसे मैं वहाँ तमाम जो वाम संगठन के जो लोग हैं उनके उनसे मैं बात कर रहा था कि तुम लोग क्यों जो हाँ, यूनाइटेड, यही 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 एक सवाल है सरोज, कि हाँ वहां लेफ्ट किस स्थिति में तो है नहीं, साइड में पड़ा हुआ है एक तरफ। और उसमें आप देखिए कि जो वाम के जो लोग हैं उनको तो मंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, वो तो साइड में पड़े हुए हैं। तो जब जब लेफ्ट को स्पेस ही नहीं दिया जा रहा तो फिर क्यों वहां पर लेफ्ट है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये बोल रहा था, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जॉइंट एक्टिविटी आप कर रहे हैं या यूनाइटेड फ्रंट, एक साझा मंच का भी अपना एक धर्म होता है, तो उस धर्म को भी निभाना पड़ता है, ये मैं समझ रहा हूँ। रोज आपने लेफ्ट की स्थिति वहां पर देखी भी होगी, इसमें जंतर मंतर पे लेफ्ट वालों को साइड में ऐसे वो पड़े हुए हैं, मतलब सम्मानित ढंग से वो बैठे भी नहीं हुए, मैं कहूंगा पड़े हुए हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना उनको मुख्य मंच पे जगह दी जा रही है, वो एक साइड में उनको अपनी हालत पे छोड़ दिया गया है। वो भी 20-22 दिन से जो लड़के लड़कियां हैं वो भी भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन उनकी भूख हड़ताल को कोई कवर ही नहीं कर रहा है, ना उनको मीडिया टेंशन मिल रहा है ना कुछ और। सब सोनम की बातचीत कर रहे हैं, सोनम की स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उन लेफ्ट का तो किसी स्थिति में है भी नहीं, ना डिसीजन मेकिंग में है, ना ऑप्टिक्स में है, ना विजुअल में है, ना मीडिया में है। कहाँ फिर लेफ्ट वहां पे क्यों अपनी स्थिति बनाए, मतलब वहां पर क्यों प्रेजेंट है? ये भी एक सवाल है। कम से कम कोई जॉइंट फ्रंट वगैरह बना के उनको किसी डिसीजन मेकिंग में तो होना ही चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। ये ऐसी स्थिति क्यों है वहां पर लेफ्ट की? ये मुझे याद आ रहा है कि एक बार ना बोलते हैं कि लेफ्ट का हमारा ज्योति बासु ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। अच्छा। हाँ, तो अभी आप बोल रहे हैं कि लेफ्ट ऐसे वहां पड़े हुए हैं, तो लेफ्ट ने प्राइम मिनिस्टर बनने का भी ख्वाब तो देखा है इस देश में, लेकिन लेफ्ट का ना असल में क्या है कि लेफ्ट का जो दादा परदादाओं ने जो पाप किया है ना, उसका उसका सब भुगत रहे हैं अभी हम लोग। और पाप इस ढंग से किया, पाप तो क्या कहूंगा, मतलब जो उनका जो लचीलापन ज्यादा था, उनका जो आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी वगैरह जो था, वो क्या है कि जो पहले भी आप भारत के इतिहास में देखिएगा ना, तो कम्युनिस्टों का ना बहुत जगह आपको दिखेगा, बड़े बड़े लीडर थे, बैरिस्टर एट लॉ, बड़े बड़े लोग हुए, हिरेन मुखर्जी वगैरह, बड़े बड़े ज्योति बासु वगैरह। लेकिन उसमें क्या था कि चूंकि सोवियत संघ था उस टाइम, इसलिए भारत का स्टेट ना इज्जत करता था कि भाई सोवियत संघ के साथ अपना बना के रखना है, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी लोग जो इंडिया में जो बाम है ना, इसको बना के रखना है। और जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, तो उनको लेफ्ट चाहिए था। देखिए, हम्म। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जो भारत का जो राज्य प्रणाली है ना, उसमें हम्म। कम्युनिस्ट यानी कि लेफ्ट हम्म। was necessary and essential for the bourgeoisie of this country हम्म। उस टाइम। इतना बड़ा इमरजेंसी में नहीं तो भारत का स्टेट जो है, ये कम्युनिस्ट लेफ्ट को कभी पसंद नहीं करते, बल्कि इंडिया के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज भी मतलब इवन कल्चरली पसंद नहीं करते लेफ्ट को। लेफ्ट का जो हम्म। कल्चर ही पसंद नहीं है उनको। हमारे हम्म। यहाँ जेएनयू का जो कवि थे ना, विद्रोही जी बोलते थे कि ये जो लाल सलाम बोलते हो ना, वो हम्म। बोलते थे कि लाल सलाम किसी को पसंद नहीं है इस देश में, तुम्हारा लाल सलाम किसी को नहीं बोलना है। हाँ, तो लेकिन फिर भी सीपीआई इतना नजदीक था, इतना मतलब इंडियन स्टेट कांग्रेस का के। पॉलिसी डिसाइड कर रहा था इमरजेंसी के टाइम हम्म। में, इंदिरा गांधी के टाइम में। लेकिन अब हम्म। सोवियत संघ के ये विघटन के बाद, और उसमें मैं जोड़ दूं, जेएनयू भी जो बना, ये पॉइंट मैंने पहले भी कहीं और बोला है कि जेएनयू भी जो बना है, वो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट टू द लेफ्ट, क्योंकि स्ट्रक्चरली लेफ्ट का इंपॉर्टेंस था उस वक्त। लेकिन आज तो कुछ नहीं है ना, नोबडी नीड्स द लेफ्ट, है ना। हम्म। उसको स्टेट को नहीं चाहिए, बुर्जुआजी को नहीं चाहिए। उस टाइम बुर्जुआजी ने भी जो बॉम्बे प्लान वगैरह, जो आपका 5 ईयर प्लान के तहत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया, वो भी इंडिया का प्राइवेट कैपिटलिस्ट चाहते थे कि लेफ्ट जो बोल रहा है सोशलिस्ट डेवलपमेंट, वो कराओ, कम से कम अच्छा यहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो फिर जो प्राइवेट कैपिटल फिर है अपना कंपनी लगाएगा अच्छे से, है ना। तो आज इसका कोई मतलब रेलेवेंस ही नहीं है उस ढंग से, तो इसलिए ये रिलेवेंस नहीं है फॉर द सिस्टम। लेकिन जहां तक रेवोल्यूशनरी लेफ्ट का जो सवाल है, रेवोल्यूशनरी लेफ्ट के लिए मुझे लगता है कि आज का जो हालत है भारत में, बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेफ्ट के लिए अच्छा हालत है, इस सेंस में कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपोज है आज के तारीख में।
और आप देखिए अग्निवीर का प्रोटेस्ट देखिए 2018 में जो दलित स्ट्राइक हुआ था ऑल इंडिया, वो देखिए आप। इवन जो जिग्नेश मेवानी जिस आंदोलन से उठ के आ रहा है, उनावाला आंदोलन 2016-17 का, वो भी हम्म, देखिए। इतना रेडिकल मूवमेंट्स हुए हैं। किसान आंदोलन देखिए। आपका इधर आके जो नोएडा में जो वर्कर का वर्कर्स का हुआ। uprising था, इधर गुड़गांव मानेसर में, इधर आपका पानीपत में, बरौनी में, तमाम रिफाइनरीज में इतने बड़े बड़े वर्कर्स का जो अपराइजिंग हुए हैं, अभी अभी का बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन हमने उन सबको एकदम मतलब किनारे धकेल दिया, वो दिखाई ही नहीं देता है। अगर आज के तारीख में जो आपने सवाल उठाया, जो लेफ्ट वहां अंदर में बैठा हुआ है, वो क्या चाह रहा है कि वो जो जॉइंट वर्क, जॉइंट एक्टिविटी, जो यूनाइटेड फ्रंट, जॉइंट फ्रंट का जो एक धर्म को एक बहुत ही यांत्रिक ढंग से वो निभाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट को अपना बेस को फुल मोबिलाइज करना चाहिए। जैसे कल 20 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं जो हम्म, पहले बात बता रहा था आपको, मैं उन लेफ्ट घटकों को मैं बताया कि आप लोगों को जो पूरा जो वर्किंग क्लास बेस है, आप कल क्यों नहीं उतारोगे? सिर्फ वो भी बोल रहे हैं कि हम भी अपना युवा और छात्रों को लेके आ रहे हैं। आपको कौन रोक रहा है कल वो लाने में? आप लाइए ना पूरा। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था ना कि अगर सफाई कर्मचारी, ऑटो वर्कर्स, यहाँ का जो रेलवे मजदूर वगैरह अगर वहां आंदोलन में जाएगा तो आंदोलन का कैरेक्टर बदल जाएगा। तो हम्म, ये तो इनका काम है ना वो करने का। हम्म, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं आके, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को लाके बिठा रहे हैं। ये जो लेफ्ट का जो इंटेलेक्चुअल के साथ जो इनका जो हनीमूनिंग जो है ना, हम्म, हाँ, ये जो प्यार है इंटेलेक्चुअल के प्रति, इसको इनको तोड़ना चाहिए। और ज्वाइंट फ्रंट का जो धर्म इनको निभाने का कोई जरूरत नहीं है। आप, हाँ, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, एक हम्म, नैरो फायदे के लिए, पैसा बनाने के लिए या पावर के लिए, उस कारण के लिए आप ज्वाइंट फ्रंट का धर्म आपको नहीं तोड़ना है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन आंदोलन का आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको हम्म, ज्वाइंट फ्रंट का धर्म को तोड़ना है, तो वो हम्म, तोड़ना ही सही काम होगा, वही आपका बहुत ही ईमानदारी वाला काम होगा। लेकिन ये कर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट और युवा का जो ऑब्सेशन है, हम्म, उसको छोड़ के मजदूर वर्ग, जो किसान, किसान में भी जो निचले किसान, ये वाला अगर हम कल लाके यहाँ खड़ा कर सकते हैं, है ना। और जैसे हम्म, देखिए नोएडा वर्कर ने खुद किया, 13 अप्रैल को वर्करों ने हम्म, जो नोएडा में किया। हालांकि उसके लिए जो हमारे बिगुल के साथियों को इन्होंने फंसाया, वो तो अलग एक कॉन्स्पिरेसी का करके स्टेट ने फंसाया। लेकिन वर्कर खुद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप जाइए, सब यहाँ पे क्रांतिकारी सब बैठे हुए हैं, लेकिन ये उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास बुर्जुआ जो हेजेमनी जो है, जिसका वर्चस्व है, जिसके चलते मैं आपको बोला कि 74 का भी बड़ा बड़ा जो आंदोलन था मजदूर वर्ग का, उसको पूरा क्रश कर दिया। और क्या आया सामने में? वही थाली बजा के स्टूडेंट वहाँ गुजरात में हॉस्टल में मेस में खाना का 2 रुपया दाम बढ़ा दिया, ऐसा कुछ हुआ। वो बड़ा मतलब बन गया मुद्दा। तो ये जो भारतीय वो तो आप कह सकते हैं कि ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट में भी था इस टाइप का। ऑक्युपाई वॉल हम्म, स्ट्रीट मूवमेंट भी आप देखेंगे, उसमें भी इसी टाइप का था कि भाई ये ये 1% का बात करते थे वो, है ना, 1% वर्सेस 99। लेकिन उसमें फिर भी एक एक 1% पे उनका फोकस था। ये जो इस टाइप का डिमांड है ना कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, या जो आप बोल रहे हैं कि एनटीए को स्क्रैप करो, जो लेफ्ट वालों का जो नारा है, और ये मुझे लगता है कि ये अच्छा नारा है कि स्क्रैप एनटीए। और यहाँ पे ना मैं ये कहूंगा कि जो इवन एजुकेशन सिस्टम, आप जो बोल रहे थे कि जो सबको इंटरेस्ट हो वो वाला बात करना चाहिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाला जो बात है ना मनदीप भाई, एनटीए को, ये एनटीए में ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये जो एग्जाम का मॉडल है ना, वो ओएमआर शीट में ऐसा 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 करने पेंसिल से, हाँ, ये जो हम्म, मॉडल सब में क्यों आ रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस टाइप का जो एग्जाम का जो प्रणाली है, जैसे मैं भी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आजकल हम लोगों को बोला जाता है ना कि आप लोग खुद क्वेश्चन
सेट करके जो एग्जाम लेते थे वो नहीं चलेगा। आप एक क्वेश्चन बैंक हम बना रहे हैं, वहां जाके आपको वहां क्वेश्चन बना के देना है। यानी कि एग्जाम जो कंडक्ट करने वाला एजेंसी वो अलग रहेगा। इवन यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी आउटसोर्स कर रहा है इस टाइप का एजेंसी को, और ये सब ऑटोमेटेड हो रहा है, सब में ऑटोमेशन आएगा। तो आप रिजल्ट ये एग्जाम दे के निकले, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, चूंकि सब मशीन से हो रहा है। तो ये जो सिस्टम जो आया एजुकेशन में, ये पूरा मॉडल, ये जो पूरा मॉडल जो है, मुझे लगता है कि इसको फोकस करना चाहिए। और ये जो लेफ्ट का जो डिमांड है स्क्रैप एनटीए, ये मुझे लगता है कि बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन सत्ता को चैलेंज करने के लिए बहुत अच्छा डिमांड है ये। लेकिन अगर चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझ के अगर आपको कुछ नारा स्लोगन देना है, डिमांड रखना है, तो स्क्रैप एनटीए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड। तो लेकिन वही है कि बाकी घटक जो है इसको जो बेसिक जो क्लासेस है, बेसिक जो कास्ट फॉर्मेशन है, उनको इसमें आगे आने नहीं दे रहे हैं। ये इसी टाइप का एक अच्छा, आपको मैं ये आपसे बस ये बात आपकी ठीक है ये, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके वगैरह, जैसे कल सोनम वांगचुक को उठाया गया, तो उसके बाद नेहा वगैरह ये सब 2-3 घंटे के लिए स्टेज पे आ गया था, लेकिन फिर इनको लेफ्ट वाले जो लड़के भूख हड़ताल पे बैठे, इनको फिर स्टेज से उतार दिया गया। तो ये कोकरोच जनता पार्टी वाले या अभिजीत दीपके वगैरह इनको स्टेज पे क्यों नहीं बैठने दे रहे हैं? कम से कम भाई इनके संघर्ष के साथी हैं। जब कोकरोच जनता पार्टी के पास कोई भीड़ नहीं थी, तो वहां पर जो लेफ्ट वाले संगठनों की तो भीड़ थी, जिससे इनकी इज्जत बची हुई थी। हाँ, देखिए इसमें तो शायद वो लोग क्या किया कि वो जो जहाँ पे वांगचुक बैठे थे, हाँ, हाँ, वो जगह इन्होंने ये कर लिया कि वो तो हाँ, वांगचुक का ही रहेगा, वो चले गए यहाँ से उठा के हाँ, लेके गया। लेकिन उनका वो एक 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 तस्वीर। एक तस्वीर वगैरह लगा के एक हाँ, गर्भगृह जैसा बना दिया वहाँ। वो एक सैंक्टम हाँ, सैंक्टोरम है ना, एक मंदिर में नहीं होता है, एकदम अंदर में रहता है मूर्ति, है ना, कुछ उस टाइप का बना दिया। तो वहां तो इन्होंने आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया कि कोई भी ना वहां जाएगा नहीं। और ये तो और ये कुछ घंटों के लिए वहां चढ़े थे नेहा वगैरह, मैंने भी सुना है ऐसा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये शायद उनको वहां बैठने देंगे, ये अपना कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। और है भी उनका है, मुझे लगता है कि वहां पे उस ढंग से लड़ना भी नहीं चाहिए कि भाई हमें वहां बैठने दो वगैरह वगैरह। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उस ढंग से, उस सेंस से आप ज्वाइंट फ्रंट का धर्म मत तोड़ो। आपको तोड़ना है तो पॉलिटिकली आप तोड़ो उसको। पॉलिटिकली आप इस पूरा मूवमेंट का कैरेक्टर कैसे आप बदल सकते हैं, है ना, वो वहां पे फोकस करके अगर वहां वाम संगठन वहां कारगर हो सकते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। ना कि वहां जाके अरे मंच में हमें बैठे, चुकी ये उस टाइम अगर फिर आपको पता है मनदीप भाई, उस टाइम भी हुआ था जब 11-12-13 में हमारे वाम, नाम नहीं लूंगा मैं, वाम कुछ लीडर्स मंच में बैठे हुए थे लेकिन उनको लास्ट तक बोलने नहीं दिया, तो उनको फाइनली उतार दिया। हाँ, ये सब उस टाइम भी ये हुआ है। हाँ, तो ये इस बार भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वही तो हर बार, देखिए हर बार क्या हो रहा है ना, वामपंथी लोग, और मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी ने, ये कांग्रेस पार्टी ने जेएनयू जो बना दिया ना वामपंथियों के लिए, उसके बाद से वामपंथी लोग तो और भी इतना वफादार बन गए ना सिस्टम के प्रति, बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति। ये हमेशा उसके उसका पैरवी करके वो चाहता है कि हमें भी थोड़ा सा स्पेस दो करके, अपना थोड़ा इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ के वो अपना स्पेस बनाना चाहते हैं। मतलब एक्सेप्ट फॉर द जो एमएल वाला घटक है, ज्यादातर एमएल घटक तो उनका अलग है। तो यहाँ भी वही चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक वो उस नसास को नहीं तोड़ेंगे, ये जब तक वो जो ऑब्सेशन को ये नहीं तोड़ेंगे, तोड़ के इनके पास तो अपना मास पेश, जैसे देखिए सीपीआईएमएल लिबरेशन, सीपीएमएल लिबरेशन का जो भी है, अब बिहार में इन्होंने क्या किया, आर्म्ड स्ट्रगल नहीं किया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन इनके पास अभी भी अच्छा बेस है वहां। हाँ, मैं बोला आप वो बेस को, 20 तारीख को क्यों नहीं उतारोगे, क्या चीज रोक रहा है आपको? हाँ, क्योंकि वो क्या लग रहा है कि चूंकि ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे, दीपके नहीं मानेगा। अरे भाई, दीपके मानेगा नहीं मानेगा क्या है, ये ओपन कॉल है, कोई भी आ सकता है, हर पार्टी आ रहा है। आपको लगता है कि एज अ कम्युनिस्ट पार्टी आपका पॉलिटिक्स अलग है, आपका पूरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग है, तो आप क्यों नहीं करोगे वो?
ये खुद के ऊपर यूएपीए लगाते हैं। ये एक तो स्टेट लगा रहा है यूएपीए, खुद के ऊपर यूएपीए लगा रहा है। तो ये जो कम्युनिस्ट का एकदम ही नर्वस एक अप्रोच रहता है, एक नर्वसनेस है कम्युनिज्म में, इंडिया का कम्युनिस्टों में। ये तो आप वैसे करेंगे तो आप अगर सोवियत क्रांति भी देखेंगे ना, तो लेनिन को भी बोला गया कि देखो भाई, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अभी भी वहां चुनाव हुआ था, और वहां बाकी जो लिबरल पार्टियों ने क्या बोला था लेनिन को कि तुमको आने नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी यहाँ बैठेगा, फिर हम नया संविधान लिखेंगे, फिर एक नया लिबरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा रशिया में, ये बोला था। उस अंडरस्टैंडिंग को लेनिन तोड़ा। इसलिए आज तक लेनिन के ऊपर जो गाली देते हैं सब लोग कि ये डिक्टेटोरियल है, ये है, वो है, चूंकि उस सोकॉल्ड धर्म को उसने तोड़ा। वो कहीं ना कहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना, अगर आप अलग हैं तो। ये तोड़ना नहीं चाह रहे तो आज के तारीख में मुझे तो लगता है कि सीपीआई में लिबरेशन वाले पहले ही चले गए थे इसमें। इनका तो बनता था, इनका हक था कि हम अपना बेस को यहाँ उतारेंगे। कौन रोकता उनको? कोई नहीं रोकता। लेकिन फिर भी ये नहीं उतार रहे हैं। यही मुझे यही हैरानी हो रही है कि अपना बेस को क्यों नहीं उतार रहे हैं। सिर्फ आप युवा और स्टूडेंट को क्यों मोबिलाइज करेंगे भाई? सिर्फ वही आके फिर वो पास का गाना गाना, वो जो हम जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर गाना गाना, डफली लेके, ये आप क्यों करेंगे? इनका क्या आप बीटी में है क्या? बिल्कुल नहीं है आप। तो मुझे लगता है कि ये ना कम्युनिस्टों में तब से ही 1920 के दशक से ही, मनदीप भाई, पता नहीं इंडिया का कम्युनिस्ट मूवमेंट में एक तरीके का लचीलापन है, एक तरीके का लोलुपता है, एक तरीके का गिड़गिड़ाने वाला है। मतलब जो बिग बुर्जुआजी है उसके प्रति एक तरीके का वफादारी, ये हमेशा गया है इनका। ये हमने पंजाब में भी देखा है। मैं आपको अगर पंजाब की 1980s और 1990s की मूवमेंट बताऊं तो उसमें जैसे केपीएस गिल था पुलिस वाला, वो कितना उसने नौजवानों को, सिख नौजवानों को मारा। अभी जो जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर फिल्म आया सतलुज, जो बैन किया स्टेट ने, तो उसमें केपीएस गिल का रोल भी दिख रहा है। केपीएस गिल जब मरा तो सीताराम येचुरी उसके श्रद्धांजलि सभा में बोलने के लिए गया हुआ था और बोला कि केपीएस गिल तो बहुत अच्छा आदमी है। और सीपीएम सीपीआई ये सब लेफ्ट का जो पोजीशन था पंजाब के मूवमेंट में, वो आपको पता ही है। कश्मीर के मूवमेंट का भी पता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे आपको इनका पोजीशन ऐसा दिखेगा जैसे इंडियन स्टेट को, सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लोगों के उल्ट लगा दिया। मतलब केपीएस गिल इतना बुच्चड़, उसको पंजाब में बुच्चड़ बोलते हैं लोग, उसकी श्रद्धांजलि सभा में भाषण देने के लिए सीताराम येचुरी गया हुआ था। तो आप सोचिए। वही तो, जो डीप स्टेट है ना, इंडियन डीप स्टेट से भी ज्यादा ये इंडिया का जो एक कल्चरल इंटेलेक्चुअल स्टेट भी शायद है। शायद ये भी कैटेगरी हम लोगों को खोज के निकालना पड़ेगा। तो इंडिया का जो डीप इंटेलेक्चुअल कल्चरल स्टेट जो है, उसका पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में दिया गया था। इंडिया का बुर्जुआजी ने क्या किया, जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, वो बॉम्बे प्लान जो बना ना, कि कैसे प्राइवेट कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े पूंजीपति ही खुद बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे कुछ साल तो सोशलिज्म बोल के चलाओ, यहाँ 5 ईयर प्लान्स करो, और जहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क है और लो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे ये कोयले के खदान वगैरह हुआ, माइनिंग वगैरह हुआ, रेलवे का पटरी बिछाना, ये सब इन्होंने जनता के पैसा से इन्होंने सोशलिज्म के नाम पे करवाया। उसके बाद 1990s में जब आया, तब इन्होंने बोला कि अब हमें पूरा खुला छूट दो, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अब हमारा अपना जियो टावर लगाएंगे। तो लेफ्ट का एक्चुअली भारत का पूंजीवाद को स्थापित करने में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पूरा सोशलिस्ट प्रोजेक्ट जो नेहरूवियन सोशलिज्म करके जो चला, वो लेफ्ट ने उसको लेजिटिमाइज किया है। यहां तक कि सीपीआई जाके तो इमरजेंसी को ही सपोर्ट कर दिया इंदिरा गांधी का। तो ये जो लेफ्ट ने जो वर्किंग क्लास के साथ गद्दारी किया है, उसके चलते क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण वगैरह, बाकी जो तमाम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जो बाकी फोर्सेस थे, उनको वर्किंग क्लास मूवमेंट को कुचल के फिर वही मिडिल क्लास स्टूडेंट और युवाओं का जो आंदोलन बोल के जो उन्होंने सो कॉल्ड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया, उनको आसान हो गया, क्योंकि कम्युनिस्ट ही चले गए वहां पे। सीपीएम का पोजीशंस देखिए, पूरा जेपी मूवमेंट के टाइम में आप देखिए ना, जेपी मूवमेंट वर्सेस लेफ्ट का एक आप चैप्टर, एक दिन एक टॉक चलाइए आप, कि जब पूरा जेपी मूवमेंट फॉर्म हो रहा था इंडिया में,
तो उस टाइम लेफ्ट क्या कर रहा था? देखिए, हम लोग डिबेट चलाते हैं जेपी मूवमेंट ने कैसे आरएसएस को लेजिटिमाइज किया, हम्म। लेकिन जेपी मूवमेंट को कैसे लेफ्ट ने लेजिटिमेसी दिया, हाँ, ये सवाल को अगर आप भूलेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यू आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट पिक्चर। तो अभी जो लोग जैसे कांग्रेस के नजदीक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं देख रहा था राजू हैं, राजू पार्लूलेकर, शायद महाराष्ट्र से, तो पारुलकर, तो राजू पारुलकर लिख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अन्ना आंदोलन जैसा है, मैंने अन्ना अन्ना आंदोलन में भी काम किया था, और ये सेम वही आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं, ये तो, और ये कांग्रेस के उलट माहौल बनाने के लिए ये लोग आए हैं। अभिजीत दिपके के पुराने ट्वीट भी आए। तो कांग्रेस के जो इंटेलेक्चुअल है, अशोक कुमार पांडे हों, ये सब हों, जो कांग्रेस के आजकल नया नया चमचागिरी करने वाला जो वर्ग है, वो सारा यही कह रहा है कि भाई ये तो जो है, ये तो प्रोटेस्ट है, ये कोई इससे कुछ होगा नहीं। ये तो अच्छा, एक मैं आपको एक थ्योरी और बताऊं, तो मेरी उत्तर प्रदेश में एक साथी से बात हो रहा था, समाजवादी पार्टी के एक नेता से। वो कह रहा है कि ये आंदोलन तो इसलिए बीच में लेके आया गया क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी वाला बहुत बड़ा इशू बन गया था, उसको छोटा करने के लिए। तो मैं मतलब तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज को बाय नहीं कर रहा, उनको मतलब उनको ये सही नहीं बता रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि इस आंदोलन के इर्द गिर्द कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत ज्यादा घूम रहा है। तो मौके की जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि कांग्रेस को राहुल गांधी को कमजोर करने का, या फिर राम मंदिर आंदोलन को पीछे धकेलने वाला, या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का ये 2.0 वर्जन है, दोबारा से उसकी लीडरशिप को, जैसे ये लड़का आशुतोष रांका, ये गोपाल राय का पीए होता था आम आदमी पार्टी में, विजेता दहिया है, ये स्पोक्समैन है, रहा है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, ये जो लड़का सौरभ दास पत्रकार है, जो ये लड़का मतलब बहुत नजदीक है आम आदमी पार्टी के, आपको पता ही है। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही प्रोजेक्ट है ये, और ये कांग्रेस को कोई राहुल गांधी का नाम ले रहा है, कोई राम मंदिर के में चंदा चोरी का हुआ है उसका नाम ले रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, लोगों को तरह तरह की बातें आजकल सोशल मीडिया से पढ़ने को मिल रही है। वो एक बात नहीं है, पोस्ट मॉडर्निस्टों को कोई एक घटना के 10 सच हो सकते हैं। तो अब ये एक आंदोलन है कोकरोच जनता पार्टी का, इसके बारे में 10 सच चल रहे हैं, मार्केट में 10 बातें चल रहा है, तो ऐसे में फिर कंफ्यूज तो होगा ना, फिर आम आदमी 20 जुलाई को कैसे सड़कों पे उतरेगा उसके इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में। देखिए, यही तो है ना। ये मैं बोल रहा था, क्योंकि ये युवा और स्टूडेंट के नाम में कोई भी आंदोलन ना इसी टाइप का होता है, क्योंकि कोई भी कयास आप लगा सकते हैं, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक वर्ग के साथ कोई इसका हित जुड़ा नहीं है। ये तो हम्म। किसी का नहीं है, फिर भी सबका है। हाँ। इट इज यूनिवर्सल बट इट इज ऑल्सो पर्टिकुलर। हाँ। और ज्यादा तो यूनिवर्सल है, सबके लिए बोल रहा है ये। देखिए, सीधा आगे कांग्रेस, ये क्या कॉकरोच जनता पार्टी नाम रख दिया। ये जो जनता शब्द जो इन्होंने किया, तो ये तो फिर सभी आ गए इसमें, लेकिन फिर भी किसी के नहीं है ये। तो यानी कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस पे लग सकता है। ये हम बोल सकते हैं कि ये तो बुर्जुआजी चला रहे हैं, हम ये तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट वाले भी चला रहे हैं। मतलब ये कहीं भी घुमा के आप कुछ भी एक सच निकाल सकते हैं, जैसे आपने बोला। तो लेकिन यही इसका पावर भी है, देखिए। इसलिए भी ये अगर आप चाहें तो अंदर से आप इसको पूरा किसी और डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसको बाय द वेरी नेचर ऑफ इट, इसको अपना जो ये क्या है उसको खुला रखना पड़ता है इसको हमेशा। ये क्लोज नहीं कर सकता ये कि हम ये हैं, है ना। तो अब वहां पे ये है कि अंदर में जो घटक बैठे हैं वो इसको कहाँ तक उसको पुश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बस सवाल वहां पे है। और मुझे लगता है कि वहां पे जो जितने भी वाम घटक है, इनको एक बड़ा कदम लेना चाहिए। इनको बिल्कुल ही जो लेनिन कहते हैं रेवोल्यूशनरी अपॉर्चुनिज्म। देखिए, अपॉर्चुनिज्म भी तरह तरह का होता है। अपॉर्चुनिज्म अपने आप में खराब नहीं है। आपको रेवोल्यूशनरी अपॉर्चुनिज्म जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप बुर्जुआ मोरालिटी के अंदर में आप घूम रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा करेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, है ना। तो ये बुर्जुआ मोरालिटी के टर्म्स में ही अभी भी ये पूरा आंदोलन चल रहा है, और वहीं पे ये लोग फंसा हुआ है। नहीं तो इनको चाहे तो मुझे लगता है कि लेफ्ट के लिए बहुत ही एक अच्छा एक ये है, चूंकि देखिए कांग्रेस उस ढंग से नहीं आया, और ये इस ढंग का एक ताना बाना बना हुआ है ना, चूंकि ये आम आदमी पार्टी के साथ लिंक्ड है, कांग्रेस आना नहीं चाह रहा है।
सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं आना चाह रहे थे ना, बस अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगे हैं अभी। और ये एक इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ऑफ विच लेफ्ट पार्टीज को वहां अच्छा मिल गया स्पेस। नहीं तो लेफ्ट पार्टीज को इतना स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए डीएमके है, इंडिया का ऑपोजिशन अलायंस देखिए, वहाँ डीएमके है, वहाँ समाजवादी पार्टी है, तमाम बड़े बड़े पार्टीज है। लेफ्ट तो बहुत बाद में आते हैं ना, इसमें वो ऑलरेडी वहाँ आए। चूंकि कांग्रेस को ऑलरेडी 2011 12 13 का आंदोलन जिससे मोदी निकल के आए और कांग्रेस को ऐसा तमाचा लगा है, आज तक राहुल गांधी भूल नहीं पाए, इसलिए आज तक उनको वहां जाने का हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को। तो तो इस ये एक ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इफ यू लुक एट इट यहाँ पे। और बीजेपी तो ऑलरेडी चूंकि वो सत्ता में है तो वो तो रूल आउट हो गया, तो बचा क्या? तो ये लेफ्ट वाले बचे हैं वहां पे। तो लेफ्ट वाले के लिए तो ये बहुत, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये मतलब मिडिल क्लास बुर्जुआ ये सब होते हुए भी लेफ्ट रेडिकल फोर्सेस के लिए ये एक्चुअली बहुत ही सहज स्थिति है अभी। ये अगर जाने तो ये अपना फुल फोर्स लगाना पड़ेगा इनको। लेकिन अगर यूनाइटेड फ्रंट वाला धर्म को यांत्रिक ढंग से समझ के अगर उसको निभाने लगे ये, तो बस ये बुर्जुआ मोरालिटी के एथिक्स के अंदर में कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो कितने बड़े डेमोक्रेसी के पुजारी हैं, है ना, ये वाला गेम खेल रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद है कि हमारे लेफ्ट संगठन अपना पूरा ताकत नहीं लगा रहे हैं, और ये भी अभी जनता युवा इस टाइप के कैटेगरीज में फैल रहे हैं। फिर भी मैं कांग्रेस को लेके एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो नहीं आए, और अभी तक देख रहा हूं कि राहुल गांधी आना नहीं चाह रहा है, ये आपका और बीजेपी ऑलरेडी सत्ता में है। बिना कांग्रेस बिना बीजेपी, देखिए हमेशा इंडिया में ना कोई भी आप फॉर्मेशन देखिए, जो बड़ा बड़ा फॉर्मेशन जो हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में 1947 से, आप देखिए या तो उसमें कांग्रेस रहता है, नहीं तो बीजेपी रहता है। जेपी मूवमेंट वाला में भी फिर आरएसएस बीजेपी वो जनसंघ बन के आ ही गए। अब ऐसा फॉर्मेशन जिसमें कांग्रेस भी ना हो बीजेपी भी ना हो, इनफैक्ट बड़े बड़े रीजनल पार्टीज भी ना हो, ये पहले बार ऐसा फ्रंट बन रहा है। तो ये एक यूनिक परिस्थिति है। तो इसमें लेकिन एक और चीज जुड़ा हुआ है, वो है कि इंडिया का बुर्जुआजी को अगर आप देखेंगे ना, इंडिया का बुर्जुआजी को ना मैं हल्के में नहीं लेता। इंडिया का बुर्जुआजी बहुत ही समझदार है। आप अदानी अंबानी को गाली दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। गुजरात 2002 के बाद भी ना, मुझे अभी भी याद है, वो इससे दोबारा थोड़ा देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है कुछ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने स्टेटमेंट दिया था, देवर लाइक दे वर नॉट हैप्पी। बजाज वगैरह नहीं, वो कई लोगों ने दिया था। हाँ कि देखिए मतलब वो भले ही हो सकता है कि हिंदुत्व प्रो हिंदुत्व हो, या भले इवन प्रो मोदी हो, लेकिन जब दंगा का जो सवाल आया ना, उस पे दे वांटेड टू ड्रॉ लाइन कि दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। तो भारतीय राजनीति में ये देखा गया है कि 47 के बाद जब हम 1973 में आते हैं, फिर 73, फिर 74, 75, तब तक इंडियन बुर्जुआजी ने कांग्रेस नेहरू को परख लिया था। उनको कहीं ना कहीं लगा था कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन बुर्जुआजी को कांग्रेस को हमको हटाना चाहिए। 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 13 जज बेंच है, वो सबसे बड़ा बेंच सुप्रीम कोर्ट का, जो 1973 का ये केशवानंद भारती जजमेंट में जो इन्होंने बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लेके आया, और इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट का अधिकार ये नहीं बनता है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। जो पार्लियामेंट का पावर को जो इन्होंने डाउन कर दिया, वो क्या था टसल कि बुर्जुआजी कोर्ट के साथ मिलके जो इंडियन पार्लियामेंट जिसमें कम्युनिस्टों का अच्छा दखल था उस टाइम, उनका ये था कि पार्लियामेंट शुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट बिग बिजनेस। नेशनलाइजेशन का एजेंडा से वो नाखुश थे। जो लैंड रिफॉर्म जो हो रहा था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का जो जमीन ले रहे थे, हालांकि कांग्रेस लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन जनता का जो प्रेशर था, नक्सलवाड़ी मूवमेंट था, तरह तरह का मूवमेंट था, लेफ्ट का भी एक प्रेशर था, तो वो सब
और कुछ कुछ जेपी मूवमेंट्स के भी घटक थे उसमें, लोहिया के भी कुछ कुछ घटक थे, सोशलिस्ट गांधीयन सोशलिस्ट लोग भी थे। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने, दिखाने के लिए कम से कम नेशनलाइजेशन वगैरह किया, तो बुर्जुआजी इनके साथ गुस्से में थे, तो इनको हटाना था, तो हट गए ना ये। फाइनली इमरजेंसी लगाया, क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस हटा, आया जनता पार्टी मोरारजी देसाई। उसके बाद जो चला, आपको फिर वहां से सीधा आना पड़ेगा 1991 वाला जो बाबरी, नहीं 1991 का जो मनमोहन सिंह ने जो लिबरलाइजेशन किया, हाँ लिबरलाइजेशन, बुर्जुआजी को खुश किया। तो 1991 से फिर आप जब 2014 में जब आते हैं, तो फिर ये एक पता चला उनको, बुर्जुआजी को, कि ये जो यूपीए सरकार ने हमें ये दिया लिबरलाइजेशन करके प्राइवेट कैपिटल के लिए, चूंकि राजीव गांधी थोड़ा उदारवादी थे, है ना, और कंप्यूटर वगैरह भी जो इंडिया में आया वो राजीव गांधी को श्रेय जाता है उसका। वो जो उसका जो एडवाइजर है ना, जो अभी यूएस में रहता है कांग्रेस का, जो कंप्यूटर मैन था राजीव सैम गांधी का, पित्रोदा, सैम पित्रोदा। हाँ, लेकिन ये भी था कि भाई इंडियन बिग बुर्जुआजी को लगा कि अब ये कांग्रेस से भी काम नहीं होगा, तो फिर मोदी आता है, तो फिर 2011, 12, 13 का आंदोलन होता है। तो अगर आप बड़े पूंजी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके अगर देखना चाहते हैं, हालांकि वो एक रिडक्शनिस्ट फ्रेमवर्क है, लेकिन वहां भी एक कोरिलेशन तो आपको मिलेगा बड़े पूंजी के साथ, ये सब आंदोलन का रिश्ता है। तो 2014 से फिर 2026 में जब आते हैं, मुझे भी लगता है कि बहुत सारे बड़े पूंजी ये सोच रहे हैं कि अब मोदी जी को ना अब रिटायर देना चाहिए। मोदी जी को रिटायर देना चाहिए। हाँ, ये आरएसएस वाले तो और बीजेपी के जो अनभक्त वहां पे जंतर मंतर पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाले तो सोच, अब अभिजीत आप सही लिप्के बोल को रहे हैं। बोलते हैं कि ये तो अमेरिका से फंडिंग है, अमेरिका वाले मोदी जी को हटाना चाहते हैं, ये सब बातें हो रही हैं। बातें हो रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बीजेपी आरएसएस के अंदर में बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो इनफैक्ट आज मोदी सरकार के अंदर में भी है, जो कहीं ना कहीं दिल से चाह रहे हैं कि मोदी को जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनका सेंटिमेंट है दीपके के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी को हटना चाहिए, ये बीजेपी आरएसएस के अंदर में ही भी ये फीलिंग है। हालांकि मैं उधर नहीं जा रहा था, आपके प्रोवोकेशन के बाद उधर गया, लेकिन मैं फोकस कर रहा था इंडियन बुर्जुआ, जो इंडियन बड़े पूंजीपति वर्ग है, वो भी मुझे लगता है कि अगर हम पैटर्न देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का 1947 से आज तक, तो बुर्जुआ जी ने एक रूलिंग पार्टी को हटाना चाहा, और जब जब हटाना चाहा तो इस टाइप का सो कॉल्ड युवा, सो कॉल्ड स्टूडेंट वाला मिडिल क्लास मूवमेंट आ जाता है, फिर वो केंद्र जो शहरों में आ जाता है, और उसका कोई डीप रूट्स नहीं लगता है, वो दलित आंदोलन से ज्यादा उसको संबंध नहीं है, उसका मजदूर आंदोलन के साथ संबंध नहीं है, बल्कि इस टाइप का जो एक ट्रांसपेरेंसी का एक नारा देके, अकाउंटेबिलिटी का, ये आरटीआई वाला थिंकिंग नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सरकार कुछ भी मनमानी कर रहा है, सरकार ऐसा तानाशाही बन गया, इस टाइप का जो बात है ना, कि ये मोदी बहुत ही एरोगेंट बन गया, अहंकारी बन गया, इसको हटाना चाहिए, दूसरों को लेके आना चाहिए, ये जो ऊपर ही ऊपर लेवल में, सत्ता के लेवल में सत्ता परिवर्तन, कुछ अपना जिंदगी में कुछ नहीं बदलना है, लेकिन अपना एक सरकार को फेंक के दूसरा सरकार लेके आने वाला, ये एक कैपिटलिज्म का जो यहाँ पे जो अंदर में जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो हम लोगों को वो एक्सेस तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअल कैपिटलिस्ट क्या सोच रहा है, क्योंकि वो भी एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक प्रणाली का एक पार्ट है, कि कैपिटलिस्ट क्या सोच रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर करते हैं जो करना है। और हमारे पास वैसा जर्नलिस्ट है नहीं अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, कि भाई जुलियन असांज जैसा तो कोई है नहीं ना, कि उनका कंप्यूटर हैक कर दे। जो एप्स्टीन फाइल्स का जो ये हुआ, वो चाहिए मंदी भाई हम लोगों को इंडिया में, कि जो हमें उस टाइप का जो भाई जो होम मिनिस्ट्री का तो नहीं, कम से कम अगर आप कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर का भी अगर हैक कर सके, तो हम लोगों को पता चलता कि भाई जैसे एप्स्टीन फाइल्स का जो एक्सपोजे हुआ है ना, उस टाइप का कुछ अगर हम देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो शायद आपस में बात कर रहे हैं अभी ये। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अभी ये जो आईपीएल का जो हेड था ललित मोदी, देखिए ललित मोदी ये रूलिंग क्लास का अंदर का आदमी है,
जैसे वो जो किंगफिशर का जो मालिक वो भी भाग गया, विजय माल्या। विजय माल्या। अब विजय माल्या और ललित मोदी ना, मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ इन दोनों को, क्योंकि देखिए इंडिया में तो कैपिटलिस्ट और भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, विदेशों में तो वॉरेन बफेट, एलन मस्क बोलते रहते हैं। हालांकि यहाँ भी एक एक्सेप्शन था, बीच में जोमेटो का जो हेड था, ये क्या गोयल नहीं था, ये भी काफी ट्वीट करने लगा था। और महिंद्रा का कार कंपनी का मालिक भी काफी ट्वीट करता है। यानी कि वो क्या सोच रहा है थोड़ा बहुत पता चलता है। तो उसमें मैं सोच रहा था कि जैसे ललित मोदी, विजय माल्या वगैरह हुआ, चूंकि ये तो अब फरार हो गए, ये तो फ्यूजिटिव बन गए, अपने दूसरे देश में रह रहे हैं, तो इनका अपना खुंदक भी निकालना है। तो ये कुछ कुछ बातें ऐसा क्लियरली बोल रहे हैं अभी कि अंदर में क्या क्या इनका कनेक्शन है इंडियन बुर्जुआजी का ऊपर के लेवल पे। क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो जर्नलिज्म का इतना बुरा हाल है, वो कभी वो एक्सेस नहीं देते हमें, कि हमें जो हमारे फोन में जो एनएसओ वाला पेगासस लगा, वो कैसे लगा, वो आज तक कोई भी जर्नलिस्ट ने इंडिया में ढूंढ के नहीं निकाला। कैसे लगा, किसने सरकार में, was actually responsible for this। तो उस लेवल का मैं बात कर रहा हूं। उस लेवल पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो शायद एविडेंस भी मिलेगा कि कैसे कैपिटलिस्ट क्लास का एक जो वो अपना जो मन बनाता है, उसके बाद शायद इस टाइप का आंदोलन सक्सेस हो पाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि दीप के या रंका या जो ये कॉकरोच पार्टी कैपिटलिस्ट लोग चला रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सिस्टेमिक लेवल पे कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस होता है कि ठीक है, ये ऐसा आंदोलन हो रहा है तो होने दो। तो कहीं ना कहीं मीडिया वगैरह कहीं ना कहीं एक ढंग से जो होता है, इवन मेटा कंपनी वगैरह, गूगल वगैरह भी जिस ढंग से एल्गोरिदम मैं देखा हूं, ये कांग्रेस कॉकरोच पार्टी को बहुत प्रमोट किया है एल्गोरिदम्स। हाँ बहुत। हाँ, मेटा भी बहुत ये किया है, गूगल भी इसको बहुत ये किया है, इंस्टा में भी आप देखिएगा इनका फीड्स बहुत आता है। तो मेटा वगैरह तो ऐसा कोई न्यूट्रल बॉडी तो नहीं है ना, मेटा कंपनी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेटा तो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। मेटा चाहे तो, जैसे मैं हमको पता है, जब ये वर्कर वाला बहुत हुआ ना, नोएडा वाला, तो इंस्टाग्राम में बहुत चला था। आपका पानीपत वगैरह से जो ज्यादा तो वर्करों ने इंस्टाग्राम में वीडियो शेयर किया था, जो हंगामा कर रहे थे पानीपत रिफाइनरी के अंदर में। तो इंस्टाग्राम उसको फ्री छोड़ रहा था, वो चल रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ, कुछ दिनों बाद एकदम उसको गायब कर दिया, गायब हो गया। हाँ। तो चाहे तो कॉकरोच के साथ भी कर सकता है भाई ये, तो नहीं कर रहा है ना। और फॉरेन मीडिया नहीं बोलूंगा, लिबरल मीडिया भी इसको बहुत कवरेज दिया है। कवरेज बहुत। आई डोंट नो अबाउट अल जजीरा, बट आई थिंक रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया जो है, लिबरल मीडिया, दे हैव आल्सो गिवन अ लॉट ऑफ कवरेज टू दिस। तो मैं देखा हूं, यानी कि तो हर 15-20 साल में इंडियन पॉलिटिक्स में जो इंडिया का जो बिग बुर्जुआजी है, बड़े पूंजीपति जो है, वो जैसे इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस को फेंकना चाह रहा था, फिर बाद में ये सब ये मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन सब करने के बाद फिर 2014 में फिर यूपीए को फेंका। अब फिर मोदी का शायद जाने का टाइम आ गया है, बोथ फॉर द आरएसएस एज वेल एज फॉर द इंडियन बिग कैपिटलिस्ट क्लास। और सही भी बात है, मतलब मोदी जो आप डेवलपमेंट मॉडल डिलीवर किया है उन्होंने, फाइनली इट्स वेरी अनसक्सेसफुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ठीक है कि मोदी तक बात पहुंच गई है, लेकिन कल 20 जुलाई को मॉनसून सेशन भी शुरू हो रहा है। 20 जुलाई की एक कॉल भी है कि पार्लियामेंट चलो। 20 जुलाई को विपक्ष भी घेरेगा भाई नरेंद्र मोदी को, चंदा चोरी के ऊपर भी घेरेगा और नीट पेपर स्कैम पे भी घेरेगा, बहुत सारे चीजों को लेकर बात होंगी। पर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 20 जुलाई को अगर पार्लियामेंट मार्च कोकरोच जनता पार्टी का बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें बहुत लोग नहीं आए, तो शायद ये आंदोलन खत्म हो जाए। आप क्या कल इनका पीक मान रहे हो, पीक पॉइंट है क्या इनका, हाई पॉइंट है? कल के ऊपर कितनी चीजें निर्भर है, और क्या कल के बाद क्या ये जो आंदोलन है इनका ये खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे तो जो खबर है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि कल के बाद ये लोग यहाँ से शायद थोड़ा हटके, जंतर मंतर से हटके पूरा देश में अपना कैंपेन लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर से भी थोड़ा ऊब गए हैं, और इनका जो एस्टिमेशन था कि जितने लोग आएंगे, जिस तादाद में आना चाहिए, उनके हिसाब से
वो शायद नहीं आ पाए, तो शायद हो सकता है कि अंदर में इन लोग का थोड़ा, ये लोग नाखुश भी है, तो शायद यहाँ से निकलने का भी एक रास्ता शायद ढूंढ रहे हैं ये तो। लेकिन कल का प्रोग्राम तो मुझे लगता है कि मीडिया कवरेज के हिसाब से तो बहुत बड़ा माना जाएगा, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि सब बड़े बड़े लीडर्स रहेंगे, तो बड़े मीडिया, टीवी चैनल सब, मुझे लगता है बहुत, कल का पूरा लाइव चल चल भी सकता है कल, तो कवरेज के हिसाब से तो बहुत ही सक्सेस होगा। जहाँ तक जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब बड़े बड़े एमपीज, बड़े बड़े लीडर्स, तमाम पार्टीज, उसके अलावा जो जनमानस जो आएंगे उस लेवल में, मैं भी थोड़ा, मुझे भी ये कौतूहलता है, मुझे भी ये जानना है कि कल मतलब सही में जो नीचे के तबके के लोग, ऑर्गेनिक मास जिसको हम बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक मास आएंगे कि नहीं। अगर ऑर्गेनिक मास आए, जैसे हमारे जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वो तो बोल रहे हैं कि मैं तो पूरा लोग भर दूंगा, कितना लोग चाहिए करके उन्होंने मंच से वहां ऐलान किया था। तो अगर भीम आर्मी के भी सपोर्टर्स आते हैं, वो सब जवान युवा लड़के हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग दलित समुदाय से आते हैं, वो आने से बहुत फर्क पड़ेगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर उस टाइप से लोग नहीं आए, जैसे मैं बोल रहा था पहले, सफाई कर्मचारी, ऑटो वर्कर्स, इस टाइप के लोग आने से तो आंदोलन एक अलग तेवर में चला जाएगा, देखिए। तो फिर ये हाइट में चला जाएगा, और उसके बाद तो और भी तेज होगा ये तो शुरुआत होगा कल। अगर वो सब सेक्शंस नहीं आए, सिर्फ सो कॉल्ड स्टूडेंट, सो कॉल्ड यूथ, एजुकेटेड सेक्शंस वगैरह वगैरह, वो यूट्यूबर्स अपना अपना छोटा छोटा ये लेके, चूंकि वो क्या होता है ना कि जैसे अगर 5,000 लोग हैं तो उसमें 1-2 हजार तो यूट्यूबर ही निकलते हैं आजकल, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर हो गए। अगर वो हुआ तो मुझे लगता है कि इट विल बी जस्ट अनदर शो, अनदर दिस थिंग, ठीक है, मतलब थोड़ा सरकार पे थोड़ा प्रेशर होगा, उससे ज्यादा फिर कुछ नहीं होगा, ये एक रूटीन पॉलिटिक्स में चला जाएगा, ये अभी सेट नॉर्मलाइज हो जाएगा ये। लेकिन अगर नीचे से कुछ आए लोग, तो हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सीन, माहौल बदल भी सकता है कल। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, लेकिन हमने तो देखा है, इवन आपको तो पता है, किसान आंदोलन के टाइम में भी वो एक रूटीन, एक प्रोसेसन करना था, लेकिन उसमें से एक दूसरा घटक भी उसमें से उपजा और बहुत कुछ उसने कर करा दिया। तो ऐसा कल होगा नहीं होगा, या राइट विंग के कुछ लोग, जो हेट इंस्टिगेटर्स जो हैं, राइट विंग के कुछ लोग आके वहाँ कुछ प्रोवोक करेंगे, मुझे ना लगता है कि वो राइट विंग वाले कुछ खास कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सजग क्राउड है, और सिक्योरिटी भी बहुत रहेगा। लेकिन तो कल का देखना पड़ेगा कल, मतलब किधर भी जा सकता है, ये मेरा अभी तक अनुमान है, तो देखना पड़ेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। अब पंजाब से अगर सोचिए किसान 2-3 हजार भी आ जाए ना किसान, वो भी बहुत फर्क पड़ेगा, ठोस लोग होते हैं वो। नहीं तो बस इधर के शहर वाले ही कुछ युवा स्टूडेंट, ये वो, अलग ही देश के अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं, लेकिन वही स्टूडेंट युवा उसी टाइप से आ रहे हैं, जो पहले से किसी न किसी आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कुछ उसी टाइप के लोग हैं। सिर्फ वही आने से एक सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट ऐसा होगा, एक रूटीन, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट होगा, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे का फिर ये लोग कुछ करेंगे, फिर कभी आगे जाके वो तो, ये तो मैं तो ये सोच रहा था ना मनदीप भाई, कि जैसे अग्निवीर में इतने सारे जो लड़के जो पीड़ित थे, अभी जो उसका जो न्यूज में आया था, जो अग्निवीर का एक जो लड़का सेना में गया, तो वो शहीद बन गया, तो सरकार बोल रहा है कि उसको पेंशन नहीं देंगे। हाँ, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। हाँ, तो इस टाइप के बहुत सारे हैं अग्निवीर के लड़के जो गुस्से में हैं, उस टाइप के लड़के क्या आएंगे कल, ये शायद देखना पड़ेगा, वो आएंगे तो शायद अलग ही हो जाएगा कुछ। खैर, संभावनाएं बहुत सारी हैं, और संभावनाओं के बीच में ये भी एक बात है कि हम पिछले कुछ सालों के जो आंदोलन है, जितना मेरा तजुर्बा है, उन सबको पढ़ने के बाद, उन सबको कवर करने के बाद मुझे लगता है कि अगर किसी आंदोलन में कुछ नयापन नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ रोचक नहीं है, तो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होता। या फिर अगर प्रिडिक्टेबल है, अगर स्टेट को पता है कि आंदोलन ऐसे होगा और हम इसको ऐसे काबू कर लेंगे, अगर कोई भी आंदोलन प्रिडिक्टेबल होता है, तो उसका भी बहुत कुछ बनता नहीं है। खैर, देखते हैं कि कल क्या स्थिति रहती है। सभी की निगाहें कल रहेंगी पार्लियामेंट मार्च के ऊपर, और सोनम वांगचुक की जो हेल्थ की चिंता तो सब लोगों को है ही, जिस हिसाब से उस
व्यक्ति के साथ किया गया 21वें दिन, उसका राइट था पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, उसको जिस हिसाब से इन्होंने धक्केशाही की बेसिकली, तो ये धक्का तंत्र आप मानिए, लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे, चादरों के बीच में उनको लपेट के ले जाया गया, काफी इनह्यूमन भी था और अजीब भी लगा। तो और उसमें बातें ये अब भी है ना मनदीप जी, उसमें ये भी है ना, ये उसका जो बीबी बोल रही है कि पोटासियम के लेवल इतना है, हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहा है कि पोटासियम के लेवल कुछ और ही है, कि बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखा रहा है हॉस्पिटल। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो उनको जो अभी एकदम अब अंदर हिरासत में रखा है पुलिस ने हॉस्पिटल के अंदर में, अब उसके साथ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसको पता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति अभी है सोनम वांगचुक के लिए। तो खैर कल अब तक कल जो आंदोलन पे होगा उसके बाद एक बार फिर सरोज गिरी से सोमवार या फिर मंगलवार को उनसे बातचीत करेंगे और दोबारा से एक विश्लेषण करने की कोशिश रहेगी। आज जो हमने 20वीं सदी के बहुत सारे आंदोलनों की बात की, 21वीं सदी के आंदोलनों की बात की और एक वर्किंग क्लास मूवमेंट और मिडिल क्लास और बुर्जुआ, बहुत सारे आपने अलग-अलग शब्द आपने सुने, अलग किस्म की बातचीत है। उम्मीद है कि आप दलित लोगों को पसंद आया होगा। दलित हाँ, दलित हम्म, जी, शुक्रिया, शुक्रिया सरोज। ओके जी शुक्रिया।